वो ऑप्शन ट्रेडिंग, वो पहले जो 30% आता वो तो सिर्फ प्रॉफिट पे जाता। सरकार ने दिमाग लगाया कि सरवा इसके लॉस से भी निकालो पैसा, तो अब आपके लॉस से भी निकाला जाएगा डबल। बजट 2024 देखो, सिर्फ बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी कि बजट होता क्या है। आप बजट का बी भी अगर नहीं जानते हो तो फिर भी आज के सेशन से आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, आपको इस बजट में, अभी जो बजट आया आज, तो उस बजट में क्या क्या हुआ वो सब भी समझ में आ जाएगा। मेरा मतलब कहने का पर्पस ये है कि आपने आज तक भले कोई बजट ना देखा हो, फिर भी आपको ये समझ में आएगा। आप मेरी यूएसपी जानते हो कि मुझे समझाना आता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बजट क्या है और कितनी बार होता है ये, इसे आम आदमी को फायदा क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है, जो कि हम आज आसान करने वाले हैं। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडर और इन्वेस्टर को क्या झटका लगा है? झटका लगा है, कुछ मिला है या इनसे कुछ छीन लिया गया है? अच्छा, इस बजट में हमें क्या खास मिला और हमसे क्या छीन लिया गया, वो भी समझेंगे हम। और लास्ट में मेरा कंक्लूजन क्या है इस बजट को लेकर के। ठीक है, तो पहले बजट आपको सिखाता हूं कि बजट होता क्या है, फिर उसके बाद इस साल के बजट पर हम बात कर लेंगे। देखो भैया, बहुत जल्दबाजी में किया है। आपको पता है कि आज पूरे दिन अलग अलग न्यूज़ चैनल पर काफ़ी सारे डिस्कशंस थे, तो कुछ पीपीटी वगैरह कुछ बनाने का समय नहीं मिला, तो सीधा वर्ड डॉक लेकर के आया और इसी से आपको समझाता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ का वादा है, समझ में पूरा आएगा, एक भी चीज़ ऊपर से बाउंस नहीं होने वाली। ठीक है, तो शुरू करें? हाँ भैया बताओ, शुरू करें? ठीक है, तो पहली चीज़, बजट होता क्या, ये चीज़ समझो। सिंपल सी चीज़ है सर, बजट। आपने सुना है, घर में हम कई बार बात करते हैं, बजट बनाओ महीने का, साल का, कि भैया सैलरी आई है तो पहले बजट बना लेते हैं। वही बजट ये होता है, वो बजट होता है घर के लेवल पे। अच्छा, बजट का मतलब क्या? हमारी कितनी कमाई है और हमारे कितने खर्चे होंगे, कहाँ कहाँ से कमाई या कहाँ से कमाई, और कहाँ कहाँ खर्चे या कहाँ खर्चे। समझ गए? मतलब अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो कहाँ कहाँ से कमाई हो गई, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो कहाँ से कमाई हो गई, और कहाँ कहाँ खर्च करोगे। ऐसे ही अब देश के लेवल पे होता है कि देश कितनी जगहों से कमाने वाला है और देश कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाला होता है। इसी का लेखा जोखा जो प्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं बजट, और कुछ भी नहीं। अब देखो, हमारे घर में कई सारे सेक्शन होते हैं। खाना पीना बनाने का सेक्शन हो गया, बच्चों के स्कूल का सेक्शन हो गया, कपड़े उपड़े का सेक्शन हो गया, मेड उड को पैसा उसा देने वाला सेक्शन हो गया, अगर अपना घर खरीद रखा है तो ईएमआई देने का सेक्शन हो गया, रेंट पे रह रहे हो तो रेंट देने का सेक्शन हो गया। ये सब घर में रहने वाले आदमी के अलग अलग सेक्शन है। लेकिन देश के लिए यही सेक्शन है क्या? ना, देश के लिए अलग अलग सेक्शन है। अब देश में किसान, खेती बाड़ी होती है, बहुत सारे लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, देश में हमारे मिलिट्री वाले लोग भी जो डिफेंस में रहते हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं, एक वो सेक्टर हो गया। अच्छा, बैंकिंग हो गया। ऐसे देश के लेवल पे कई सारे अलग अलग सेक्टर, कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो हर इंडस्ट्रीज को क्या क्या मिलने वाला है, कितना कितना खर्चा एलोकेट होने वाला है, ये सब बजट का पार्ट होता है। समझा दिया ना? आराम से अच्छे समझ में आया ना? थोड़ा और अंदर भी घुसेंगे, टेंशन नॉट, सब समझ में आएगा। अब देखो, होता क्या है कि बजट को आप देश की सरकार का बही खाता, ये तो मैंने समझा दिया। हर साल ये फरवरी में बजट पेश किया जाता है। अब आप कहोगे अभी कौन सा महीना है? जुलाई। फरवरी में, जुलाई में कैसे हुआ? वो इसलिए कि जिस साल देश में जनरल इलेक्शन होता है, अभी देखो इस साल इलेक्शन हुआ और या आम चुनाव होते हैं, उस साल देश में दो बजट पेश किए जाते हैं। एक जो फरवरी में हुआ उसको बोल देते हैं इंटरिम बजट, मतलब मोटा मोटी समझो आधा अधूरा बजट। और दूसरा जो अभी हुआ, इसको हम बोल देते हैं फुल बजट, मतलब यही डिटेल बजट है भैया। हालांकि ये हर साल होता है बजट, हर साल फरवरी में पेश किया जाता है, लेकिन इस साल जो फरवरी में पेश किया गया उसको फुल बजट ना बोल के इंटरिम बजट इसलिए बोल दिए क्योंकि इसी साल चुनाव भी हुआ। तो चुनाव होने के बाद, क्योंकि अब उसको इंटरिम बजट इसलिए बोले, चुनाव के बाद कोई गारंटी नहीं है ना कि बीजेपी आएगी कि कौन आएगी, तो इसलिए उसको इंटरिम बोल दिया। लेकिन हर साल जो फरवरी में होगा उसको फुल बजट ही बोलते हैं। तो फरवरी में चुनाव से पहले वर्तमान सरकार इंटरिम बजट को लेकर के आती है, चुनाव से पहले। अगले साल कोई चुनाव नहीं होने वाला तो उसको इंटरिम बजट नहीं बोलेंगे। देखो, आगे बजट पर डिटेल बात करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अब बात यह है कि हम भारतवासियों को फ्यूचर की प्लानिंग करनी नहीं आती, जिसकी वजह से आगे भविष्य में फंसते हैं। अभी देखा होगा आपने 2024 में एआई ना आने की वजह से
बहुत मास लेवल पे ले ऑफ हुआ है। अब ऐसे सिनेरियो में आपका एआई सीखना बहुत जरूरी बन जाता है। एक रिसोर्स जो आप यूज कर सकते हैं वो है 3 घंटे की एआई की और चैट जीपीटी की वर्कशॉप। वैसे तो यूजुअली ये पेड वर्कशॉप होता है, लेकिन हमारे खास व्यूअर्स के लिए, पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। इस वर्कशॉप की मदद से आप 20 से ज्यादा एआई टूल सीख सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जॉब हंटिंग करना, एआई की मदद से रिज्यूमे बनाना और कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करके एनालाइज करना, और यहां तक कि पर्सनल ब्रांडिंग भी एआई की मदद से कर सकते हो आप। ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और अपनी करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के गए हैं, और उन लोगों ने इसे 5 आउट ऑफ 5 रेट भी किया है। तो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आईटी से हो, सेल्स से हो, मार्केटिंग से हो, एचआर से हो, ऑपरेशन से हो, ये वर्कशॉप आपके लिए है। पहले 1000 व्यूअर्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उनके लिए वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। तो जरूर रजिस्टर कीजिए ताकि आप एआई की रेस में पीछे ना छूट जाएं। चलो अब अपने आते हैं वापस अपने मुद्दे पर, बजट पर। अब जरा समझते हैं कि सरकार की कमाई होती कहां से। पहले कमाई समझेंगे तब तो खर्चे समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कहां से सरकार कमाती है। हम तो नौकरी चाकरी धंधे पानी से कमा लेते हैं, सरकार कहां से कमाती है? सरकार की पहली कमाई है डायरेक्ट टैक्सेस से, हम और आप जो टैक्स देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, अच्छा डायरेक्ट टैक्स से मतलब इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं उस पर जो टैक्स लगता है ना, म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, ये सब टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स हो गया। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया भैया? हमने ये खरीदा, 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 कुछ भी खरीदा, हर चीज के पीछे टैक्स लिखा होता है। आपको कुछ भी बिना टैक्स के नहीं मिलता। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना हम तो टैक्स देवे नहीं करते हैं भैया। अरे भैया बिस्किट भी अगर खाते हो तो आपको उस पर भी टैक्स लगता है। तो हर चीज पे टैक्स लगता है, इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये किसके पास जाता है? ये भी सरकार के पास गया। उसके बाद होता है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटी जिसको कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब भी सरकार के पास गया। उसके बाद होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये होता है पीएसयू से होने वाली कमाई। अब आप कहोगे ये क्या है? सर पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंक है ना, तो सरकारी बैंक का मतलब किसके पास कमाई जाएगा? समझ गए? एलआईसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, किसके पास कमाई जाएगी? समझ गए ना? ऐसी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं। अच्छा कुछ सरकारी कंपनियां ऐसी होती है जो कि पूरा का पूरा सरकार का ही हिस्सा होता है, कुछ में सरकार का थोड़ा हिस्सा होता है, तो जितना हिस्सा होता है उसकी कमाई सरकार के पास जाती है। इसी को पीएसयू से होने वाली कमाई हमने बोल दिया। डिविडेंड्स हो गया, विनिवेश हो गया, मतलब कई बार सरकार अपनी कंपनियां बेचती भी है तो उससे हुई कमाई। तो ये सब सरकार की मोटी मोटी कमाई है। उसके बाद बोरोइंग, वो उधार जो सरकार मार्केट से उठाती है, उससे भी कमाई होती है। मार्केट जैसे बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, आप डेट फंड जानते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उससे भी सरकार की कमाई होती है। और कहां से होती है? अच्छा ये तो हो गया मोटा मोटी सारी कमाई, ठीक है। इसके अंदर घुसोगे तो बहुत सारे अंदर चीजें निकल जाएंगी जहां से सरकार कमाती है। हमने मोटा मोटा ये डिस्कस कर लिया कि सरकार यहां से कमाती है, ठीक। अच्छा अब सरकार कहां खर्च करती है, जरा ये समझो। सर सरकार खर्च करती है सोशल सेक्टर पर, यानी कि एजुकेशन, सरकारी स्कूल, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, जो हम जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रोड बनवाती है, रेलवे, एयरपोर्ट, एनर्जी, डिफेंस सेक्टर पे आप देखते हो मिलिट्री में एयर गन, ये वो, लोगों की सैलरी, सब्सिडीज हो गया, फर्टिलाइजर, फूड, फ्यूल, ये सब, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब मैं मोटा मोटी जल्दी जल्दी खींचता हूं, ठीक है। और ग्रांट्स एंड एड्स जो कि प्रदेशों को विकास के लिए पैसा मिलता है, तो यहां बेसिकली सरकार खर्च करती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी सेक्टर है सरकार जहां से कमाती है और जहां खर्च करती है। अब समझते हैं कि भैया ये जो बजट इस साल का आया है उसमें क्या क्या होने वाला है, हमें क्या मिलेगा, हमसे क्या छीन लिया गया, क्या क्या घटना हुई है, सब कुछ। पहली चीज जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है भैया, नौकरी, रोजगार मिलना। तो उसके लिए इस बार काम हुआ है। इंटरिम बजट की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बजट को, बेसिकली इस बजट को गरीबों के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए और अन्नदाता यानी कि किसानों का बजट बताया गया है, क्योंकि इस बजट में इन सब को कुछ ना कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है समझो। नौकरी और स्किलिंग पर जोर दिया गया है। 2 लाख करोड़ रुपया अलॉट किए गए हैं, जिससे देश में करीब 4 करोड़ युवा को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा अब ये समझते हैं। इसके साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा युवा को सरकार टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। अब ये समझिए ध्यान से, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप की जो 500 कंपनियां हैं, एक समस्या होता है ना, आदमी
पढ़ाई लिखाई कर चुका है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, तो अब सरकार इनिशिएटिव लेगी कि इनको टॉप की 500 कंपनियों में एटलीस्ट इंटर्नशिप करने का मौका मिले। इंटर्नशिप क्या होता है? जॉब से पहले काम वाम करके एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप में आपको सैलरी नहीं, स्टाइपेंड मिलता है, मतलब सैलरी से थोड़ा कम पैसा। ठीक है, तो ये सरकार आपके लिए व्यवस्था करने वाली है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रहे, निकम्मों, नक्कारों, नल्लालों को नहीं मिलने वाला, ये जो लायक है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम मुंह उठा करके पहुंच जाए, हमको दे दो भाई, नहीं मिलेगा, कान पकड़ के मरोड़ करके भगा दिया जाएगा। ठीक, ये भी है। उसके बाद क्या भैया, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का। अच्छा, इंटर्नशिप जब करोगे तो 5,000 रुपए आपको महीना सरकार देगी, इसके साथ ही वन टाइम 6,000 रुपए भी देंगे। पहली बार नौकरी पाने वाले युवा को 15,000 रुपए हर महीने 3 महीने तक उनके अकाउंट में देने का वादा। अब ये भी समझिए, पहली बार नौकरी, इंटर्नशिप अलग चीज है, नौकरी अलग चीज है। जिनको नौकरी लग गई, 1 लाख से कम की सैलरी उनकी है, उनको सरकार 15,000 रुपए हर महीने देगी 3 महीने तक। अब सवाल यह उठता है कि भैया हम किराने की दुकान पे नौकरी करने चले जाएं और क्या हमको 15,000 रुपए दे देगी 3 महीने तक? ऐसा नहीं होगा। तो होगा ये उस कंपनी में जो कि ईपीएफ एम्प्लॉय का काटती है, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनको। अब ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कौन सी कंपनी होती है? जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी को ईपीएफ में रजिस्टर करवाना पड़ता है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक, जॉब क्रिएटर हैं, उनको भी सरकार से मदद देने का वादा हुआ है। अब इसमें यह समझिएगा कि 3500 रुपए होता क्या है कि ईपीएफ में जितना पैसा आपका जमा होता है उतना ही पैसा कंपनी का भी जमा होता है। अकाउंट आपका है। अगर कंपनी के अगर आपके अकाउंट से 2,000 रुपए कट रहे हैं तो कंपनी भी उसी अकाउंट में 2,000 रुपए डालती है और फाइनली उस टोटल 2,000 4,000 पर हक किसका है? आपका। तो होता क्या है कि जो कंपनी 2,000 डालेगी ना, कंपनी वाला पार्ट, वो कंपनी अपनी जेब से नहीं डालेगी, सरकार देगी उनको। तो ये 3500 रुपए तय किया गया है, वो भी 2 साल तक कंपनी की तरफ से डाला जाएगा। तो यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से भी एनकरेजमेंट है कि भैया आपको अगर नौकरी मिलती है तो हम सपोर्ट करेंगे, नौकरी के लायक बनो, नौकरी लो, और साथ में नौकरी देने वाले को भी फायदा दिया जा रहा है। ठीक, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए ये 4 साल तक लागू होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा 2 साल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल। ठीक, अच्छा, ये तो था जॉब क्रिएटर और जॉब मांगने वालों क्या बोलेंगे, जॉब मांगर, जो भी बोलोगे आप समझ लेना। स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया है। अब एंजल टैक्स क्या होता है? एक नई कंपनी एक नया आइडिया पे जो काम कर रही है, जिसपे कोई भरोसा नहीं करता, जिसको बैंक भी लोन नहीं देती, वहां पर कोई आदमी आता है जो कहता है कि भैया हमको तुम्हारे आइडिया भरोसा है, तुम हमसे पैसा ले लो। अब उस आदमी ने, अब मान लो मैंने 1 लाख रुपए डाले उस कंपनी में और वो कंपनी बड़ी होकर के 10 लाख रुपए मेरा फायदा बन गया। अब जो 9 लाख रुपए है उस पर मेरे को 30% टैक्स देना होता था। अब सरकार कह रही है कुछ नहीं देना, मारो गोली 30% को, अपना पूरा का पूरा पैसा ले जाओ। तो इसका मतलब सोचिए क्या होगा, ये जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनको मदद करने वाले ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि उनको टैक्स से राहत दे दी गई पूरी तरीके से। मतलब जिनको बैंक भी कुछ नहीं दे रहा है, उनको अगर आप हेल्प करते हो तो आपको टैक्स में पूरी तरीके से छूट, यानी कि स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज है। एंजल टैक्स, अच्छा ये तो मैंने समझाई दिया, कहीं ना कहीं 30% भारी। इसके बाद अच्छा एक और चीज, मुद्रा लोन स्कीम की लिमिट 10 लाख थी पहले और अब 20 लाख कर दी गई है, ये एमएसएमई के लिए है। अब अगला पॉइंट है टैक्स। देखो, टैक्स में 2 रेजिम चलती हैं, ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम में तो कोई बदलाव नहीं है, न्यू रेजिम में थोड़ा सा बदलाव है। हालांकि जो बदलाव है वो अच्छा बदलाव है कि बुरा बदलाव है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं चाहता हूं कि टैक्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से करेंगे और उसमें पूरा टैक्स समझाएंगे और ये पार्ट भी कवर करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए इतना समझो कि टैक्स में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, 54 का डिफरेंस आया है, वो भी नए वाले रेजिम में, और ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये समझना बहुत बड़ा राहत मिल गया, राहत हुआ कुछ नहीं मिला है, वैसे ही चल रहा है वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। डिटेल में किसी और में इसको समझाऊंगा। अब हमारा फेवरेट टॉपिक, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर के लिए क्या हुआ। सर पहली चीज तो कैपिटल गेन टैक्स में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? आपने अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपया, ठीक, आपका वो 1 लाख रुपया, मतलब चलो 1 ही लाख रुपये हमने मान लिया, 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और आपका कैपिटल गेन वो शेयर हो गया 1,20,000 रुपए। तो 20,000 रुपये आपकी कमाई हो गया ना, तो 20,000 पर कितना टैक्स लगेगा?
कुछ नहीं लगेगा। इसी तरीके से रूल ये है कि आपका पहले ये रूल था कि ये जो 20,000 की कमाई है, 1 लाख तक की भी कमाई होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब नया रूल ये है कि 1,25,000 तक की भी कमाई होती है किसी भी तरीके से तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 1,25,000 से 1,26,000 जैसे ही हो गया तो आपको अब टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? 12.5%। पहले कितना टैक्स देना होता था सर? पहले देना होता था सिर्फ 10%। तो यानी कि अब टैक्स ज्यादा लेगी गवर्नमेंट। हाँ, टैक्स ज्यादा लेगी। 1 लाख तक की छूट थी पहले कि 1 लाख का प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो कोई टैक्स मत देना। अब बोल रहे हैं कि 1.25 लाख का छूट ले लो, 1.25 लाख तक कोई टैक्स मत देना, लेकिन उसके बाद ज्यादा टैक्स देना। पहले 10, अब 12। अब सही है ये गलत है, समझाता हूं। देखो 2018 में ये रूल आया था कि 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 1 लाख की कमाई पर, 1 लाख के प्रॉफिट पर। हम बैठे हैं 2024 में। सर इस 6 साल में न जाने कितनी चीजों की कीमत दोगुनी हो गई और तिगुनी हो गई, और टैक्स में हमारे को 1 लाख का सिर्फ 1.25 लाख किया गया है। तो ये तो नाम मात्र है फिर तो ये चीज मेरे को हजम नहीं हुई। ये मेरे हिसाब से घटिया है, फालतू है, ठीक है। और ऊपर से आपका 10% का 12.5% भी कर दिया गया, तो इसके मैं फेवर में नहीं हूं। हालांकि ऊपर जितनी चीजें मैंने बताई वो सब चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज बिल्कुल 2 कौड़ी की है, ठीक। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जहां 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख, ये तो हमने बता दिया। इसके साथ ही फाइनेंशियल एसेट को 1 साल तक रखने के बाद लॉन्ग टर्म, अच्छा फाइनेंशियल एसेट यानी कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफडी, जितने भी फाइनेंस के एसेट होते हैं, 1 साल से अगर आप ज्यादा होल्ड करा हुआ है उसको लॉन्ग टर्म एसेट माना जाता है। यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट पर हमने क्या बोला? 12%, 1.25 लाख से ऊपर अगर कमाई है तो। शॉर्ट टर्म एसेट किसको बोलते हैं? 1 लाख से पहले किसी को आप छोड़ रहे हो, म्यूचुअल फंड कराया 1 साल से पहले, 1 लाख से पहले विड्रॉ कर रहे हो, स्टॉक में इन्वेस्ट किया 1 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में आपने जो भी कमाई की है उस पर पहले लगता था 15%, अब लगेगा 20%, ठीक। ये अच्छा है क्या? मुझे नहीं लग रहा, ये भी 2 कौड़ी का आइडिया है, ठीक है। मतलब ये समझो कि स्टॉक मार्केट के बड़का बड़का गाछ गिरा दिया गया है, ऐसा है तो है, अब क्या करोगे, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट पर लगने वाले ये तो हमने बना दिया। अच्छा हाँ भैया, बड़ा मुद्दा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जितने वो थे ना 30% आने वाला है, 30% तो नहीं आया है, लेकिन मुझे लग रहा है घुमा फिरा करके चुपके से आपसे बहुत कुछ ले लिया गया और आपको पता भी नहीं चला। समझो कैसे होता है सर। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मैक्सिमम लोगों को यह पता भी नहीं होगा किधर लगता है भैया, कहां लगता है, हमने तो देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में दिखता नहीं है। आप जब ट्रेड स्क्वायर ऑफ करते हो वहां दिखता नहीं है ये, पीछे कहीं जब पूरा डाउनलोड करोगे ना स्टेटमेंट, तब उधर STT लिख करके आएगा। सर पहले ये लगता था 0.01 कुछ परसेंटेज के आसपास, अब हो गया है 0.02 कुछ परसेंटेज के आसपास, यानी कि 60% के आसपास STT बढ़ गया। अब आपका यहां पे कंसर्न हो सकता है कि किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, क्या करें, 60% तो बहुत ज्यादा हो गया। देखो सर, STT तो आपका पहले भी लगता था, अब 60% ज्यादा लगेगा। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, आज पोजीशन बनाया, 1 हफ्ते बाद स्क्वायर ऑफ करेंगे, 2 हफ्ते बाद स्क्वायर ऑफ करेंगे, उनका तो एक बार STT लगेगा, तो उनके लिए ज्यादा नहीं खलेगा। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो एक ही हफ्ते में 25 बार ट्रेड करते हैं, 50 बार ट्रेड करते हैं, सर हर बार STT लगेगा। और मजे की बात समझो, टैक्स अगर आता ना 30% वाला, तो आपके सिर्फ प्रॉफिट पे लगता 30%, लेकिन STT आपके लॉस पे भी लगेगा। मतलब सरकार ने ज्यादा चालाकी कर दी। वो ऑप्शन ट्रेडिंग, वो पहले जो 30% आता वो तो सिर्फ प्रॉफिट पे जाता। सरकार ने दिमाग लगाया कि सरवा इसके लॉस से भी निकालो पैसा, तो अब आपके लॉस से भी निकाला जाएगा डबल क्या, 60%, ठीक है। फ्यूचर, चलो ये मैंने समझा दिया। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा आया है भैया, बिहार के लिए बड़ा खास है। लगभग 26,000 करोड़ का फंड सिर्फ सड़कों के लिए दिया गया है बिहार के लिए। और चलो ये सब तो है, एक्सप्रेसवे वगैरह ये सब है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये जो लगी, नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा धरोहर, जिसको वो खिलजी ने जला दिया था, उस पर दोबारा से काम शुरू हो गया है और उसको विश्व के लेवल पर एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए अच्छा खासा फंड उसमें किया जा रहा है। तो बिहार में टूरिज्म डेवलप करने के लिए, जैसे बोध गया है, काफी सारी चीजें हैं घूमने फिरने की, उसमें नालंदा को सबसे ज्यादा प्राइमरी बनाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी।
दिल से खुशी हुई ये वाला स्टेप देख करके। उसके बाद मैं क्या कहता हूं भैया, 4.5% ऑफ जीडीपी, ये क्या है ये समझो। फिस्कल डेफिसिट समझते हो? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मैं 100 रुपए कमाता हूं और 125 रुपए मेरे घर का खर्चा है, तो 25 रुपए में नेगेटिव में हो ना। मैं 1000 रुपए कमाता हूं, 1500 रुपए मेरे घर का खर्चा है, तो 500 रुपए मेरा फिस्कल डेफिसिट हो गया। ऐसे ही देश के लेवल पे देश कितना कमा रही है और देश कितना खर्च कर रही है, अब उसका कैलकुलेशन जीडीपी के हिसाब से होता है। 4.9% ऑफ जीडीपी, जीडीपी समझते हो? नहीं समझते? चलो वैसे समझा सकता हूं, लेकिन अभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताओ अभी के अभी, अगर जीडीपी समझना है तो करीबन 15 से 20 मिनट का वीडियो पूरा जीडीपी पे बनाऊंगा, जीडीपी एकदम खोल के समझाऊंगा। फिलहाल ये समझो कि 4.5% ऑफ टोटल जीडीपी, परसेंट ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट में किया है। मतलब हम कह रहे हैं कि हम तो लॉस में तो है ही हैं, हम इतना % लॉस में करेंगे, जो कि अच्छा है, ठीक है। मतलब फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, मतलब जो ज्यादा कर्जा था अब कम हुआ है, सरकार उसको और कम करने का टारगेट ले रही है। इसका मतलब सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और ये समन्वय कहीं ना कहीं बजट में देखने को मिला है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आज हमें कुछ ज्यादा नहीं मिला, लॉन्ग खासतौर पर जॉब क्रिएशन, हाँ जॉब क्रिएशन पर जोर दिया गया है, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको। लेकिन एक बात यह भी, टैक्स पेयर निराश हुए हैं। हाँ निराश तो हुए हैं, कहा है कि बजट आने से पहले सबसे ज्यादा यही चर्चा था कि टैक्स में क्या मिलेगा, टैक्स में क्या मिलेगा। टैक्स में मिल गया बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। दुनिया भर की बातें हो गई, लेकिन टैक्स कुछ नहीं। न्यू रिजीम के नाम पर के थोड़ा सा टुनटुना हिला दिया गया है, उस टुनटुने की बात हम डिटेल में करेंगे कभी। लेकिन एक बात ये भी, टैक्स से हो गया, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। अच्छा अब मेरा कंक्लूजन क्या है, बजट अच्छा है बुरा है? देखो भैया, आप एक चीज समझिएगा, आज न्यूज चैनल्स पर भी मैं ये बात बोल रहा था, कोई भी बजट होता है ना, सरकार का लक्ष्य और आम आदमी की उम्मीदों के बीच का सामंजस्य होता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हर आदमी को बजट अच्छा लग जाए, और यह भी कभी नहीं हो सकता कि हर आदमी को बजट खराब लग जाए। कुछ लोगों को बजट खराब लगेगा, कुछ लोगों को बजट अच्छा लगेगा। किन लोगों को खराब लगेगा? मेरी उम्मीद सरकार से ये थी, पूरी नहीं हुई तो बजट बेकार है। अच्छा, किसी की उम्मीद ये थी, पूरी हो गई तो बजट बहुत अच्छा है। और ये भी होता है कि कई बार बजट का इंपैक्ट हमको इमीडिएटली नहीं दिखता, कुछ सालों बाद दिखता है। जैसे जब जीएसटी आया था तो लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज समझ में आता है जीएसटी से कितना बड़ा कलेक्शन सरकार के पास आया है। जो पैसा सरकार इंफ्रा को डेवलप करने में लगा सकती है, सड़कें उड़ के बनेंगे तो किसको फायदा मिलेगा? हम ही को फायदा मिलेगा ना। तो आदमी इमीडिएट इफेक्ट की तरफ सोचता है, मुझे इमीडिएटली फायदा क्या मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इमीडिएटली फायदा कुछ चीजों में मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको बाद में फायदा मिले। घुमा फिरा के देश तो हमारा है ना, देश में किसी भी तरह का काम होगा तो इसका डायरेक्ट फायदा या इनडायरेक्ट फायदा हमको मिलने ही वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बजट उनके लिए जो लोग इमीडिएट फायदा देख रहे हैं सिर्फ टैक्स के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए बजट सबसे घटिया है, सबसे बेकार है, सबसे वाहियात है। लेकिन जो लोग देश में थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए बजट बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात यह भी हुई कि इस बजट में डिफेंस में बात नहीं हुई है। सर डिफेंस में इसलिए बात नहीं हुई है कि फरवरी इंटरिम बजट था, वहां डिफेंस की बात हो चुकी है, अच्छा खासा फंड डिफेंस में जा चुका है, इसलिए यहां पर बात नहीं हुई। तो एक ही साल में दो बजट आए हैं, तो दो बार अलग अलग, और वैसे भी ये साल अब खत्म होने वाला है, फरवरी दोबारा कुछ महीनों बाद आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है फ्रेश बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी अगले साल के फरवरी में, ठीक है। तो इतनी बात मेरी समझ में आई। बजट से कुछ सवाल अगर निकल रहा है तो सवाल मुझे जरूर लिखो, क्योंकि मैं अगले 2-3 दिन तक मूड में हूं थोड़ा टैक्स, जीडीपी, ये सब आपको खुल के समझाने का। तो आपके सवाल मैं तुरंत लेने वाला हूं। तो जल्द से जल्द हमें अपने कमेंट में अपने फीडबैक जरूर बताइए। कुछ सवाल है तो भी जरूर लिखो, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक इसी रिलेटेड हम वीडियो करने वाले हैं। जीडीपी समझाऊंगा, टैक्स समझाऊंगा, वो भी आपके डिमांड पर, अगर कमेंट आता है तो।